नमस्कार। आज हम सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हम एनुअल रिंग्स के बारे में, टाइलोसिस के बारे में, हार्ट और सैपवुड के बारे में, वुड के क्लासिफिकेशन के बारे में, लेंटिसेल्स के बारे में और बार्क के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं एनुअल रिंग्स से, वार्षिक वलयों से। इस चित्र में लेफ्ट हैंड साइड में आपको ऑटम वुड लिखा दिखाई दे रहा है। इसके नीचे की तरफ स्प्रिंग वुड लिखा हुआ है और ऑटम और स्प्रिंग वुड दोनों को मिलाकर एनुअल रिंग कहते हैं। चलिए इसके कॉन्सेप्ट को भलीभांति समझते हैं। बहुवर्षीय पादपों के सेकेंडरी जाइलम में विभिन्न मोटाई के संकेंद्री स्तर कंसेंट्रिक लेयर्स पाई जाती हैं। ये स्तर द्वितीयक वृद्धि युक्त स्तंभ की अनुप्रस्थ काट में रिंग्स के रूप में या वलयों के रूप में स्पष्ट दिखाई देते हैं। इन्हें एनुअल रिंग्स या ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। अब ये क्यों बनते हैं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? वार्षिक वलय का बनना कैम्बियम की सक्रियता पर वातावरणीय प्रभाव के कारण होता है। हम ये जानते हैं कि जो कैम्बियम है, इसकी सक्रियता पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है। जैसे कैम्बियम जो है ये वातावरणीय कंडीशंस क्या हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या हैं, उससे इफ़ेक्ट होती है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं प्लांट्स के, उससे इफ़ेक्ट होती है। टेम्परेट रीजन्स में जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस यूनिफॉर्म नहीं होती, साल भर जो परिस्थितियाँ हैं, वातावरणीय परिस्थितियाँ जो हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन जो हैं वो बदलती हैं, वहाँ ख़ास तौर पर एनुअल रिंग्स को बिल्कुल स्पष्ट देखा जा सकता है। ऐसे क्षेत्रों में शीतकाल में कैम्बियम की सक्रियता बहुत कम हो जाती है। अनुकूल वसंत ऋतु के आगमन पर कैम्बियम पुनः सक्रिय होकर विभाजन करना प्रारंभ करती है। इस समय कैम्बियम अधिक सक्रिय होती है, इसलिए इस ऋतु में बने जाइलम का अनुपात अधिक होता है, यानी ज़्यादा मात्रा में जाइलम बनेगा, तथा इसमें बड़ी बड़ी ब्रॉड वेसल्स बनती हैं। यह सेकेंडरी जाइलम स्प्रिंग वुड कहलाता है। यह जो वुड होगी ये हल्के रंग की होगी, लेकिन जब प्रतिकूल ऋतु आएगी, पतझड़ आएगा, ऑटम आएगा, तो कैम्बियम की सक्रियता कम हो जाएगी। इस समय बनने वाला सेकेंडरी जाइलम कम मात्रा में बनेगा तथा इसकी वेसल जो होंगी वो संकरी, छोटी कैविटी वाली, छोटी गुहिका युक्त वाली बनेंगी। तो इस प्रकार एनुअल रिंग्स जो हैं उसमें हमें ईयर लॉन्ग दो तरह के जो जाइलम बन रहे हैं, उनमें डिफरेंस के कारण एनुअल रिंग्स की फॉर्मेशन होती है। ऑटम और स्प्रिंग वुड जो भी हमने देखी, एक ऑटम वुड और एक स्प्रिंग वुड की जो रिंग होगी कंसेंट्रिक, उनको मिलके एक ग्रोथ रिंग या एनुअल रिंग बोलेंगे। ये दोनों तरह की जो वुड्स हैं ये अल्टरनेट कंसेंट्रिक रिंग्स बनाती हैं। अब आप चित्र को देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखिए
ऑटम वुड, जैसा हमने कहा था प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं तो वेसल जो हैं वो नैरो हैं और सेकेंडरी जाइलम कम मात्रा में बना है। अब स्प्रिंग वुड को देखिए, चौड़ी है, ज़्यादा मात्रा में सेकेंडरी जाइलम बना है और इसकी जो वेसल्स होंगी वो भी ब्रॉड होंगी। एक ऑटम वुड और एक स्प्रिंग वुड की जो रिंग होगी वो मिलकर एनुअल रिंग कहलाएगी। ऑटम और स्प्रिंग वुड में डिफरेंस इस चित्र में राइट हैंड साइड में जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा है इसमें भी बिल्कुल क्लियर है। स्प्रिंग वुड की वेसल्स को देखिए आप, इनका साइज देखिए कितनी चौड़ी है ये, जबकि ऑटम वुड की वेसल्स को देखिए ये संकरी हैं। एनुअल रिंग्स जो हैं इनकी संख्या गिनकर वृक्ष की आयु ज्ञात करने को डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहते हैं, वृक्ष कालानुक्रमण। हालांकि हर बार वार्षिक वलयों की संख्या द्वारा वृक्ष की सही आयु ज्ञात नहीं होती है। देखिए, जब हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना शुरू किया तभी हमने देखा कि एनुअल रिंग्स बनती इसीलिए हैं क्योंकि जो क्लाइमेटिक वेरिएशंस हैं उनका कैम्बियम की एक्टिविटी पर इफेक्ट आता है। इसलिए ज़्यादा स्पष्ट या क्लियर एनुअल रिंग्स उन क्षेत्रों में बनेंगी जहाँ क्लाइमेटिक वेरिएशन शार्प होती हैं, जैसे टेम्परेट प्लांट्स के अंदर। टेम्परेट प्लांट्स में क्योंकि वहाँ टेम्परेट रीजन है इसलिए क्लाइमेटिक कंडीशन साल भर समान नहीं रहती, लेकिन ट्रॉपिकल प्लांट्स में लगभग वर्ष भर जो मौसम है वो एक जैसा रहता है, इसलिए इनमें डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग्स नहीं बनती। यदि हम प्लांट के टाइप को देखें, टेम्परेट एरिया में ही प्लांट के टाइप को देखें तो जो डेसिडुअस प्लांट्स होंगे उनमें क्लियर एनुअल रिंग्स मिलेंगी एवरग्रीन प्लांट्स की तुलना में। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं टाइलोसिस के बारे में। हम ये जानते हैं कि जाइलम में कई एलिमेंट्स होते हैं। जाइलम में ट्रैकीड्स और वेसल्स होते हैं, जाइलम में जाइलम पैरेन्काइमा होता है, जाइलम में जाइलम फाइबर्स होते हैं। कई द्विबीजपत्री पादपों में वयस्क प्लांट में जो सेकेंडरी पैरेन्काइमा होता है, जिसे हम जाइलम पैरेन्काइमा कहेंगे, उनमें अतिवृद्धियाँ निकलती हैं और वो साथ उपस्थित जो जाइलम की वेसल्स हैं उनकी भित्तियों में उपस्थित गर्तों से उनकी गुहिका में प्रवेश कर जाता है और गुब्बारे जैसा फूल जाता है। ऐसी संरचनाओं को टाइलोसिस कहते हैं। टाइलोसिस आर इनग्रोथ्स, bladder like ingrowths of thin and walled parenchymatous cells into xylem vessels and tracheids through pits। ये डायग्राम इसको बिल्कुल क्लियर बता रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको दिख रहा है ये एक जाइलम वेसल दिख रही है। इस वेसल की कैविटी में आपको साइड में जो जाइलम पैरेन्काइमा है उसकी अतिवृद्धि प्रवेश करती हुई दिखाई दे रही है। यह अतिवृद्धि फूलकर गुब्बारे जैसी ब्लैडर लाइक हो गई है और इसने इस जाइलम की गुहिका को कवर कर लिया है। राइट हैंड साइड वाला जो सेक्शन है उसमें भी ये पता चल रहा है। जाइलम पैरेन्काइमा किस प्रकार जाइलम वेसल को पिट से अंदर घुसकर अतिवृत्ति बनाकर लगभग पूरा कवर कर देता है। ये टाइलोसिस सामान्यतः सेकेंडरी जाइलम में पाए जाते हैं। वाहिका की गुहाओं में इनकी संख्या इतनी अधिक हो सकती है कि वाहिका गुहा पूर्णतः टाइलोसिस से भर जाती है। टाइलोसिस के पूर्ण बन जाने पर इनमें कई कोशिकीय अजैव पदार्थ जैसे कि स्टार्च, क्रिस्टल, रेजिन, गोंद आदि संग्रहित होते जाते हैं।
पुराने टाइलोसिस की भित्ति भी मोटी हो जाती है। टाइलोसिस का आकार और आकृति वाहिकाओं की गुहा के व्यास पर निर्भर होते हैं। जिस वुड में जाइलम मृदोत्तक नहीं होते, टाइलोसिस नहीं पाए जाते, क्योंकि हमें पता है जाइलम पैरेन्काइमा से ही तो ये निकलकर जाइलम वेसल में प्रवेश करते हैं। अब टाइलोसिस के आधार पर फिर टाइलोसिस और डिपोजिशंस जैसे रेजिन, क्रिस्टल, इसके आधार पर वुड को फिर 2 भागों में बांटा जाता है। पर पहले ये जो बारी बारी वर्ड आ रहा है वुड, उसका अर्थ समझते हैं। वुड सेकेंडरी जाइलम को कहते हैं। डायकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स के सेकेंडरी जाइलम को सामान्यतः हम वुड के नाम से जानते हैं। यह पौधे को स्ट्रेंथ देने वाला और वाटर कंडक्ट करने वाला पार्ट होता है, चाहे स्टेम हो चाहे रूट हो। क्योंकि ये सेकेंडरी जाइलम है तो सामान्यतः ये डायकॉट्स और जिम्नोस्पर्म्स में बनता है। चलिए टाइलोसिस की बात कर रहे थे, उसे और बढ़ाते हैं। टाइलोसिस और कुछ अन्य पदार्थ मिलकर हार्टवुड और सैपवुड के डिफ्रेंशिएशन में मदद करते हैं। अधिक आयु वाले वृक्षों के स्तंभों में जब द्वितीयक वृद्धि पर्याप्त मात्रा में हो चुकी होती है तो उनमें पूर्व में बना सेकेंडरी जाइलम निष्क्रिय हो जाता है। यह भाग स्तंभ के केंद्र में स्थित रहता है। इसकी कोशिकाओं में रेजिन, टैनिन, तेल इत्यादि भर जाते हैं, जो कि इससे संलग्नित इसके साथ जुड़ी हुई निकटतम विद्युतक कोशिकाओं में बनते हैं। इन पदार्थों के जमा होने के कारण यह वुड अधिक कठोर और ड्यूरेबल हो जाती है। यह काष्ठ काले या गहरे रंग की दिखाई देती है। इनकी वाहिकाओं में बहुत अधिक टाइलोसिस पाए जाते हैं। अतः इस क्षेत्र को हार्टवुड या कठोर दारू, जिसको ड्यूरामेन भी कहते हैं, यह वुड जो है वृक्षों को बलकृत कठोरता प्रदान करती है, क्योंकि इन पर जीवाणु और फंजाई का आक्रमण नहीं होता। अतः यह फर्नीचर बनाने के लिए अधिक उपयोगी होती है। लेकिन इसी सेकेंडरी वुड का बाहर का भाग जो अपेक्षाकृत नई जाइलम कोशिकाओं का बना हुआ होता है, उसे सैप वुड या मृदु काष्ठ कहते हैं। इसे एल्बर्मन भी कहते हैं। यह हल्के रंग का होता है। इसको सैप वुड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें सैप का कंडक्शन होगा, जल घुलित पदार्थों का सक्रिय संवहन होगा, इसलिए इसे सैप वुड कहते हैं। इनके डिफरेंस को यहाँ हम एक सारणी से समझ सकते हैं। हार्टवुड जिसे ड्यूरामेन कहते हैं, सैपवुड जिसे एल्बर्मन कहते हैं। हार्टवुड सेंटर में होती है, डार्क कलर्ड होती है, नॉन फंक्शनल पार्ट होती है सेकेंडरी जाइलम का, ओल्ड स्टेम्स में मिलती है। सैपवुड आउटर पार्ट होता है सेकेंडरी जाइलम का, लाइट कलर्ड होता है, फंक्शनल पार्ट है, यानी इससे कंडक्शन होगा, संवहन होगा पानी का, उसमें घुलित लवणों का। हार्टवुड के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स होती हैं वो डेड हो जाती हैं, जबकि सैपवुड की पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग होती हैं। हार्टवुड की जो ट्रैकेरी एलिमेंट्स होंगे, यानी ट्रैकीड्स और वेसल्स होंगे, उनमें टाइलोसिस भरे हुए होंगे, या वो रेजिन्स, गम, टैनिन से भरी हुई होंगी, जिस वजह से अब वो संवहन नहीं कर सकती पानी का और उसमें घुले हुए लवणों का। सैपवुड में ट्रैकेरी एलिमेंट्स जो हैं वो प्लग नहीं होते, यानी इनकी गुहा खाली है जो संवहन में काम आती है। हार्टवुड हैवी होती है, ज़्यादा स्थायी होती है। सैपवुड लाइट होती है, इसकी ड्यूरेबिलिटी कम है।
हार्टवुड जो है इस पर पैथोजेंस का अटैक कोई असर नहीं डालता, जबकि सैपवुड जो है ये ससेप्टिबल होती है पैथोजेंस के अटैक से। सेकेंडरी जाइलम या वुड को फिर कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है। इसमें पैरेन्काइमा कितनी मात्रा में मिलता है, इस आधार पर इसे दो समूहों में बांटा जाता है, मैनोजाइलिक वुड और पिक्नोजाइलिक वुड। मैनोजाइलिक वुड किसे कहते हैं? जिसमें ज़्यादा मात्रा में लिविंग पैरेन्काइमा पाया जाएगा। पिछले साल आप लोगों ने साइकस पढ़ा होगा, उसमें मैनोजाइलिक वुड थी, पैरेन्काइमा ज़्यादा अमाउंट में था। पिक्नोजाइलिक वुड में लेस अमाउंट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमा होता है, जैसे कि पाइनस। सेकेंडरी जाइलम या वुड को वेसल्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर भी अलग अलग भागों में बांटा जा सकता है। यदि वेसल्स अनुपस्थित हैं तो ऐसी वुड नॉन पोरस वुड कहलाती है, जैसे अधिकतर जिम्नोस्पर्म्स में। लेकिन यदि वेसल्स प्रेजेंट हैं तो ये पोरस वुड कहलाएगी। हमें पता है एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स मिलती हैं सामान्यतः, तो मोस्टली डाइकॉट्स जो हैं वो पोरस वुड रखते हैं। अब पोरस वुड जिसमें वेसल्स थी, इसको फिर वेसल्स किस तरह से अरेंज हैं इस आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है, रिंग पोरस वुड और डिफ्यूज पोरस वुड। वलय छिद्री काष्ठ और विसरित छिद्री काष्ठ, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रिंग पोरस वुड के अंदर वेसल्स एक रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं वुड के अंदर, जबकि डिफ्यूज पोरस वुड में एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेसल मिलता है वुड के अंदर। रिंग पोरस वुड सामान्यतः टेम्परेट रीजन के जो प्लांट्स हैं उनमें मिलती है, और डिफ्यूज पोरस वुड सामान्यतः ट्रॉपिकल रीजन के जो प्लांट्स हैं उनमें मिलती है। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब हम समझेंगे वो है लेंटिसेल्स, वातरंध। ये छाल पर छोटे छोटे अंडाकार लेंस आकृति के उभरे हुए क्षेत्र होते हैं। ये गैसों के विनिमय और वाष्पोत्सर्जन में सहायक हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये वहाँ बनते हैं जहाँ कॉर कैम्बियम की सक्रियता अधिक होती है। कॉर कैम्बियम जो है वो अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स और बाहर की तरफ कॉर्क का निर्माण करती है, परंतु कुछ स्थानों पर कॉर कैम्बियम के द्वारा बाहर की तरफ मृदुत्तक कोशिकाएं बनाई जाती हैं। ये कोशिकाएं पतली भित्ति युक्त गोलाकार या अंडाकार होती हैं, लूज होती हैं, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इन्हें पूरक कोशिकाएं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कहते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं इन्हें। इन पूरक कोशिकाओं की संख्या बढ़ते रहने से एपिडर्मिस पर अंदर की ओर से दबाव पड़ता है, जिसके फलस्वरूप एपिडर्मिस फट जाती है और ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स सतह पर वातरंध्र या लेंटिसेल बना देती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स की कोशिका भित्तियों में सुबेरिन नहीं पाया जाता। लेंटिसेल्स प्रायः स्टेम और रूट के परित्वक यानी पेरिडर्म में पाए जाते हैं। ये कुछ फलों में भी मिल सकते हैं, जैसे सेब इत्यादि में। यदि ट्रांसपिरेशन लेंटिसेल्स के थ्रू होता है तो ऐसे ट्रांसपिरेशन को लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। अब जो अंतिम टर्म हमने इस पर्टिकुलर लेक्चर में पढ़नी है वो है छाल या बार्क। इसके बारे में दो तरह के व्यूज़ थे। पहले ये मानते थे कि वो सारे टिश्यूज़ जो कॉर्क कैम्बियम के बाहर की तरफ स्थित होते हैं उन्हें बार्क कहते हैं। तो
इस व्यू के अकॉर्डिंग बार्क में मुख्यतः डेड टिश्यूज शामिल थे, लेकिन जो मॉडर्न व्यू है बार्क का, उसके अनुसार बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है। इसमें वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ उपस्थित सभी टिश्यू शामिल होते हैं। हम जानते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम होगा, प्राइमरी फ्लोएम होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा। तो और ये इनमें से अधिकतर टिश्यू क्रश स्टेट में मिलेंगे, तो ये सब मिलकर बार्क कहलाते हैं। इस मॉडर्न व्यू के अनुसार बार्क में लिविंग और डेड दोनों तरह के टिश्यूज शामिल होते हैं। इस बार्क को फिर दो टाइप्स में बांटा जा सकता है, रिंग बार्क या शीट बार्क और दूसरा स्केली बार्क। रिंग बार्क नाम से क्लियर हो रहा है, जब बार्क का निर्माण एक कंप्लीट रिंग की फॉर्म में होगा, कंटिन्यूस बार्क ऑफ इक्वल थिकनिंग formed around the stem in the form of a complete ring, तो उसे रिंग बार्क कहेंगे। इसका निर्माण कब होगा? जब कॉर्क कैम्बियम कंटिन्यूसली रिंग बार्क का निर्माण करेगी। लेकिन हर बार कॉर्क कैम्बियम कंटिन्यूस एक्टिविटी नहीं दिखाती, इसकी एक्टिविटी डिसकंटिन्यूस भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में एक कंप्लीट रिंग की जगह डिसकंटिन्यूस बार्क बनती है जिसकी थिकनिंग अनइक्वल होती है। ऐसी बार्क स्केली बार्क कहलाती है। कुछ पौधों में जैसे ग्वावा के अंदर, नीम के अंदर स्केली बार्क बनती है। तो इस प्रकार आज हमने सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ा। हमने एनुअल रिंग्स के बारे में पढ़ा, हमने टाइलोसिस के बारे में पढ़ा, हमने हार्ट और सैप वुड के बारे में पढ़ा, हमने बार्क के बारे में पढ़ा और इसके साथ हमने लेंटिसेल्स के बारे में पढ़ा।